हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा हुआ। अगर मैं बात करूं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो इसके अंदर किसका पैसा लगा है इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें रिलायंस की पैसा लगी हुई है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं एक तरह का सब्सिडरी कंपनी बन गई है ये रिलायंस की। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर, पिछले कुछ सालों से रिटर्न्स कुछ खास इसमें दिया नहीं है। पिछले 5 सालों से अगर हम लोग कंपेयर करें, लगभग 747% का रिटर्न मिला। ये जो 5 सालों को समय में हमारा कोविड का टाइम भी ऐड होता हुआ है। तो इस वजह से आप इस रिटर्न्स को देखकर आप ये नहीं सोचिएगा कि आपको इसके अंदर खरीदारी कर लेना है, क्योंकि पिछले 5 सालों में लगभग 7 गुना पैसा कर दिया है। इस गलत फहमी में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर हम लोग बात करें पिछले 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ 34% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 1 सालों की बात करें तो -1% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर पिछले कुछ महीनों से हम लोग बात करें, यानी कि 3 महीने से कंपेयर करें तो 27.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने से बात करें तो -10% का नेगेटिव रिटर्न, यानी कि कहीं ना कहीं लगातार नेगेटिव रिटर्न ही देते हुए आ रही है। तो कुछ फंडामेंटल्स चीज़ें के बारे में बात करें हम लोग इसके अंदर आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो इसके क्वार्टर के नतीजे जो हैं या फिर ईयर ऑन ईयर बात करें हम लोग, तो लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नंबर्स बहुत ही ख़राब आई है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत से बहुत ज़्यादा ही ख़राब आती हुई दिख रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नंबर्स बहुत ही डिक्लाइन होती हुई दिख रही है। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका भी इम्पैक्ट इसके अंदर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्वार्टर के नतीजे बेहद ख़राब आते हुए दिख रहे हैं और जो कंपनी है कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग है। नेट प्रॉफिट में भी कुछ इजाफा यहाँ पर नहीं हो रहा। नेट प्रॉफिट भी लगातार माइनस में ही आता हुआ दिख रहा है। तो इसका इम्पैक्ट सिंपल से इसके शेयर प्राइस पे पड़ता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इस कंपनी के अंदर हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो देखिए किसी भी एनालिस्ट इसे अभी तक कवर नहीं किया है। अगर हम लोग बात करें आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, तो यहाँ पे देखिएगा निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल का जो वेटेज है 0.19% का है। अगर निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें इसका वेटेज 0.15% का। अगर हम लोग ओवरऑल म्यूचुअल फंड की वेटेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 0.08% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर हम लोग बात करें एफआईएस के बारे में तो एफआईएस के पास लगभग 2.4% की हिस्सेदारी है। अगर हम लोग बात करें डीआईएस के बारे में तो डीआईएस के पास 0.34% की हिस्सेदारी है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के पास 22% की हिस्सेदारी है। तो अच्छा खासा स्टेक्स यहाँ पर रिटेलर्स के पास है। म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करें तो काफ़ी कम यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0.08% है। अगर हम लोग आज के दिन बात करें इसके अंदर तो लगभग 1.3% की तेजी हमें देखने को मिली। अगर करंट प्राइस की हम लोग बात करें तो अभी ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है 20.33 रुपये के आसपास का। अगर समय में पीछे जाकर आप ये तेजी जो देखेंगे यहाँ पर जो तेजी हमें देखने को मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की तरफ से जो खबरें आई थी उसी का इम्पैक्ट था। तो ये ऐसा नहीं कि ये जो तेजी थी ये किसी तरह का बेसिक तेजी या फंडामेंटल वाइज तेजी थी, सिर्फ और सिर्फ खबरों की वजह से तेजी थी। खबर ये थी कि कहीं ना कहीं रिलायंस इसके अंदर 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। वो इन्वेस्टमेंट या तो कंपनी की ग्रोथ में हो सकती है या फिर कंपनी के कर्ज को कम करने के लिए हो सकती है। अगर हम लोग बात करें आलोक इंडस्ट्रीज की पॉजिटिव बात को लेकर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉजिटिव फैक्टर निकलती हुई आ रही है कि भाई इसके अंदर रिलायंस का हाथ है, सिर्फ और सिर्फ अंबानी जी का हाथ है। बस इसके लिए एक ही पॉजिटिव फैक्टर निकलते हुए आ रही और किसी भी तरह का पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग बात करें आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर उसके बिजनेस मॉडल को लेकर, वो काफ़ी नीचे चलता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे चलता हुआ दिख रहा है। अगर कर्ज की बात करें कर्ज लगातार बढ़ती हुई आ रही है इसके ऊपर। अगर प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट लगातार घटती हुई आ रही है। तो किसी भी तरह का फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो कुछ भी पॉजिटिव बात नहीं है। सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ है कि रिलायंस का इसके ऊपर हाथ है। इसी तरह की कुछ खबरें फिर से आ जाती है, रिलायंस यहाँ पे कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर देती है आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर, तो वापस इसके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। मगर फंडामेंटल वाइज बात करें तो तेजी किसी भी तरह का इसके अंदर अभी फिलहाल आने वाली नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें फ्रेश खरीदारी को लेकर तो सिंपली आप इसे अवॉइड करके चलिए। अगर आपके पास होल्डिंग है तो भगवान भरोसे उसे पकड़ के रखिए। अगर फ्यूचर में रिलायंस की तरफ से कुछ अच्छी खबरें आती है, कुछ अच्छे आउटकम आती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होता हुआ दिख सकता है। अगर खरीदारी की बात करें तो थोड़ा सा और डाउन साइड में प्राइस करेक्शन देखा था, तो वहाँ पर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सिंपली डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा उतनी ही कैपिटल आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा जितना आप लॉस किया
का रिस्क लेने को तैयार हैं। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें अपसाइड में रेजिस्टेंस लेवल के लिए, तो 24 और 28 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रमोटर्स होल्डिंग के अंदर किसकी हिस्सेदारी है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी यहाँ पर रिलायंस की नजर आती हुई दिख रही है, जो कि ओवरऑल 40% का है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर बेसिस पे 40% की हिस्सेदारी के साथ रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पर है। नेक्स्ट हम लोग बात करें जेएम फाइनेंशियल असेसमेंट है, जिसकी हिस्सेदारी 34.99% की हिस्सेदारी यहाँ पर कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। तो सिंपली से बात है, यहाँ पर रिलायंस अगर आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर कुछ पॉजिटिव कमेंट्री करते या फिर अपने पैसे को वहाँ पर इन्वेस्ट करने की बातें करती, तो सिंपल सी बात है कि आलोक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि कोविड के समय जिस तरह की तेजी इसमें देखने को मिली थी, अपर सर्किट लगी थी, उसके बाद 2023 में कहीं ना कहीं इसने 10 रुपये का लो भी बनाया था। उसके बाद फिर से वापस से तेजी मिली, जो कि रिलायंस की खबरें आई, उसके बाद वापस से गिरावट की तरफ आ गया। तो अगर और नीचे आता है तो वहाँ पे एक फ्रेश खरीदारी हो सकती है आपके लिए छोटे मोटे टारगेट के साथ। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू के साथ आप इस स्टॉक्स में बने हुए हैं या ऊपर के लेवल पे आप बाय कर रखे हैं, तो मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ, अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के भरोसे यानी कि अंबानी जी के भरोसे आपको बैठे रहना होगा। अगर रिलायंस की कुछ अच्छी खबरें आती है, पॉजिटिव बातें निकल के आती है, आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर अच्छी कमेंट्री करती है, तभी इस स्टॉक्स के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज आपको इसके अंदर और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सोच समझ के इसके अंदर बने रहिएगा।